उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यह बात है। तारीख थी 26 जून 2016। एक लड़की की जो बारात आने वाली थी, बारात से पहले उसकी हल्दी की रस्म हो या फिर मेहंदी की रस्म हो, इस तरह की तैयारियां चल रही थी। घर पर रिश्तेदार, मेहमान, आसपास के लोग सभी आए हुए थे। दिन में पहले हल्दी की रस्म होती है, उसके बाद जब शाम होती है तब उसको मेहंदी लगाई जाने वाली थी और बार बार आवाज़ लगाई जा रही थी। काजल को हर जगह तलाश किया जा रहा था, लेकिन काजल मिल नहीं रही थी। अब घर वाले इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी उस बेटी को लेकर कि आखिरकार वह गई तो कहाँ गई। जैसे ही रिश्तेदारों को यह बात पता चलती है, आसपास के लोगों को यह बात पता चलती है, तो वह फैसला लेते हैं कि क्यों ना हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहाँ जाकर एक रिपोर्ट लिखानी चाहिए। आखिरकार हमारी जो बेटी है वो गायब हो गई है और अगले दिन ही उसकी बारात जो आने वाली है, घर वालों ने फैसला लिया वह सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एसओ को पूरी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि साहब कल बारात आने वाली है, लड़की अचानक से गायब हो गई है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसकी हल्दी लग चुकी थी, अब मेहंदी लगाने की तैयारी थी। हम ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, हमने हर जगह उसको तलाश कर लिया है, आप हमारी मदद कर दीजिए। अगर वो लड़की नहीं मिली तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। एसओ ने यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल परेशान ना हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठो। और उन्हें पानी पिलाया जाता है। साथ ही उस लड़की को जहाँ ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, तभी वह दिखाते हैं कि कहीं तुम्हारी लड़की यह तो नहीं है। दरअसल जिस लड़की को ढूंढा जा रहा था, तलाश किया जा रहा था, वो लड़की थाने में ही बैठी हुई थी और एसओ ने पहले ही उस लड़की से बातचीत कर चुके थे। जैसे ही उस लड़की को सामने लाया जाता है, परिवार वालों ने उस लड़की को देखा, एकदम से सीने लगाया, उसको पुचकारा, कहा कि बेटा घर चलते हैं। लेकिन एसओ कहता है कि घर नहीं जाएगी। जैसे ही घर न जाने वाली बात आती है, तभी हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जब करें तो क्या करें। दरअसल उस लड़की की उम्र अभी 14 साल भी कंप्लीट नहीं हुई थी। हालांकि वो लग रही थी 14 साल से ज़्यादा की, लेकिन उसकी उम्र कभी उस लड़की ने जो कहानी सुनाई थी, हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं उस लड़की का जो दादा होता है, काफ़ी समय से उसके साथ गंदा और घिनौना काम जो कर रहा था। नमस्कार, मैं अर्जुन रिपोर्टिंग। यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की बात है। एक लड़की जिसका नाम सुनीता होता है, सुनीता की शादी हो जाती है एक व्यक्ति जो कि मुंबई में रह रहे काम कर रहा था। उसके कुछ दिन के बाद साल 2003 की बात है, उसको एक बेटी पैदा होती है और बेटी का नाम रखा जाता है काजल। काजल नाम रखा जाता है। सुनीता अपनी बेटी काजल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी और एक दिन उसने अपने पति से बातचीत करते करते कहा कि आप मुंबई में रहते हो और हम माँ और बेटी यहाँ रहते हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो आप हमें भी मुंबई ले चलो। हम मुंबई भी घूमना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही सुनीता ने अपने पति से यह बात कही तो पति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। एक बार मैं अपने परिवार वालों से बातचीत कर लेता हूँ, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो तुम मेरे साथ मुंबई आ जाना। बच्ची अभी छोटी है, उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, लेकिन जब माँ ने यह बातचीत की तो पति मान जाता है और आखिरकार वो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने पत्नी को ले कर मुंबई चले आता है, अपनी बेटी को लेके चले जाता है। बेटी को बहुत ज़्यादा कुछ याद तो था नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इस बीच में कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है
और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही, तब उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। काजल को कभी कभी तो माँ लड़ाई लड़ती है पापा से, तो कभी पापा माँ से लड़ाई लड़ते हैं और अक्सर इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। ऐसे ही महीने दर महीने और एक एक साल गुजरने लगता है। तब थोड़ा थोड़ा काजल समझदार से होने लगती है। एक दिन इनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और लड़ाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब सुनीता अपने पति से अलग रहने का फैसला करती है। कहती है कि मैं रोज़ रोज़ की चिक से, रोज़ रोज़ की मार पिटाई से तंग आ चुकी हूँ। मैं परेशान हूँ और मेरी वजह से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। जब इस तरह की बात थी, ये साल 2009 की बात है। आखिरकार पति और पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं। फैसला लिया जाता है कि वो अपनी बेटी यानी कि सुनीता अपनी बेटी काजल के साथ ही रहेगी। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देगी। हालांकि बेटी को लेकर काफ़ी जहोजहद भी होता है। पति चाहता था कि बेटी मेरे साथ रहे और माँ चाहती थी यानी पत्नी चाहती थी कि बेटी मेरे साथ रहे। लेकिन जो माँ की ममता होगी वह जीत जाती है और वह अपनी बेटी को लेकर सीधा लखनऊ पहुँच जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ साल 2010 की बात है। वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रही थी सुनीता। तभी उसने फैसला किया कि अपनी बच्ची की ज़िंदगी के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए क्यों ना वो दूसरी शादी कर ले, और इसके लिए एक लड़के की तलाश में जुट जाती है। और उसकी तलाश भी तब पूरी हो जाती है जब एक लड़का मिल जाता है। लड़का उसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में पूरी बात सुनता है। पूरी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ और तुम्हारी जो बेटी है उसको भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार बेटी को भी अपना लिया जाता है और उसकी माँ को भी अपना लिया जाता है और साल 2010 में शादी हो जाती है। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। अब ज़िंदगी में शायद कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी आने वाली नहीं है, और वाकई ऐसा होता है। ज़िंदगी ठीक चल रही थी और एक बेटी और पैदा हो जाती है। उसके 2 साल और बीत जाते हैं। उसके बाद फिर एक बेटा और पैदा हो जाता है। अब इस सुनीता को 2 बेटियां हो जाती हैं और एक बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, थोड़े थोड़े समझदार हो रहे थे, तब वो चाहती थी उसकी सुनीता की वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराए। उसकी ज़िंदगी में जब उसने अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश की तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बात की कमी थी, और वो थी एजुकेशन, शिक्षा। तो वह चाहती थी कि मैं अपनी बच्चियों को, अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दूं, भले चाहे हमें खाने को कुछ मिले या ना मिले। इसलिए वो अपने पति से जिद करती थी कि कुछ भी करो, कम खाओ, लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में ज़रूर पढ़ाओ। और इस बात को देखते हुए दोनों में, मियाँ और बीवी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, विवाद होना शुरू हो जाता है। और ऐसे जब चल रहा था तो चलते चलते विवाद की स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये साल 2015 आ जाता है। जब साल 2015 आता, सुनीता का जो दूसरा पति था सुनीता से रोज झगड़ा करता, रोज उसके साथ मारपीट करता था। एक दिन सुनीता ने यह फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम जिस तरह से मारते हो, पीटते हो, बच्चों के सामने बेइज्जती करते हो, बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। पति ने भी कहा अगर तुम्हें अलग रहना है तो रह लो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। आखिरकार फिर से एक बार सुनीता की ज़िंदगी में वो मौका आता है कि वो अपने पति से अलग होने की उसमें थी। इस बीच में उसके 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। बेटा ज़्यादा समझदार तो नहीं था, लेकिन बेटी जो छोटी वाली होती है वो थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन उसको कुछ यह नहीं पता था कि अब होने वाला क्या है। लेकिन जो बड़ी बेटी थी वो यह स्वाद चख चुकी थी, क्योंकि उसका पहला जो पिता था
वो अलग हो चुका था। यह दूसरा जो पिता है, अब यह भी अलग होने की कगार पर था। सुनीता ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम कहाँ रहना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जब दोनों छोटे बच्चों को देखा जाता है तो दोनों छोटे बच्चे तैयार होते ही नहीं हैं। जो बड़ी वाली बेटी होती है वो भी साफ इनकार कर देती है। कहती है, माँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, इसी घर में रहना चाहती हूँ। लेकिन जो उस लड़की का दूसरा जो पिता होता है, उसने फैसला कर लिया था कि वो शादी अलग करेगा। अलग शादी करने के बाद अपनी अलग ज़िंदगी जिएगा। अब ये 3 बच्चे हो जाते हैं। ये 3 बच्चे जाए तो कहाँ जाएं? ऐसी स्थिति में वो जो सुनीता है उसके साथ रहना नहीं चाहते, और जो उसका पिता है वो अपने साथ रखना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में बच्चों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम दादा और दादी पास जाएं, वह उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। माँ चली जाती है, वो जाकर तीसरी शादी कर लेती है, और जो पिता होता है वो जाकर दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन तीनों बच्चे जो होते हैं वो दादी और दादा के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब लग रहा था कि जैसे शायद अब ज़िंदगी में उस काजल की में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। उसकी ज़िंदगी अब शायद पटरी पर आ जाएगी। और यह एक रात ऐसी रात थी, इतनी भयानक रात उसने कभी सोचा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी। आधी रात का वक्त हो रहा था। जो दादा है, दादा के साथ दोनों बच्चे उसमें चारपाई पर लेटे हुए थे। वही दादी के साथ ज़मीन पर फासले से थोड़ा लेटी हुई थी। इस बीच में दादा उसके पास आते हैं, और पास आने के बाद जो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच में उसके जो कपड़े थे उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच में उसकी आँख खुल जाती है। जब आँख खुलती है तो एकदम से घबरा जाती है। इस बीच में दादा ने मौका पाया, और मौका पाते ही एकदम से छुप जाता है। उस रात तो खैर कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाती, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उसकी जो दादी थी, क्योंकि वह कई बार घर से बाहर जाकर काम किया करती थी, और दादा जो होता है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। एक दिन दादी ऐसे काम पर जाती हैं कि रात को लौटकर वापस नहीं आती, और वो खबर देखकर जाती हैं कि आज रात को वापस लौटकर नहीं आऊँगी, इसलिए तुम खाना पीना और खाना खाने के बाद आराम से इत्मीनान से सो जाना। तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना। लेकिन जब ऐसी रात थी कि उस लड़की ने अब विरोध करने की स्थिति में थे ही नहीं। उस रात दादा ने उसके साथ जो किया उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उसने उम्मीद लगाई थी कि पहले पिता ने छोड़ दिया, दूसरे पिता ने उसको छोड़ दिया, माँ भी उसका छोड़कर चली गई। अभी दादा और दादी उसकी अंतिम सहारा हैं। लेकिन दादा, जिसको वो सबसे बड़ा अपना हमदर्द समझती थी, वो दादा उसकी इज्जत के साथ खेलना शुरू कर देता है। उस लड़की ने रोती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन दादा पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद जब अलग दिन निकलता है, दादी जब वापस लौट कर आती है तो रात की पूरी कहानी थी जो वो अपनी दादी को सुनाना शुरू कर देती है। दादी जैसे ही ये पूरी बात सुनती है, दादी को इतना गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पोती को ही डांटती है, फटकारती है, कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने दादा पर इस तरह का लांछन लगाते हुए, तुम्हारे दादा तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं, कितना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और तुम अपने दादा के बारे में ही ऐसा सोचती हो। मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जैसे तुम खुद हो वैसे ही तुम्हारी माँ भी कुछ ऐसी ही थी। माँ और बेटी पे जब दादी ने भद्दा कमेंट किया, भद्दे बातें बोली, लड़की जाकर छुप के रोना शुरू कर देती है। वो समझ नहीं पा रही थी आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। काश मैं अपनी माँ के साथ चली जाती तो शायद उसके साथ यह ऐसा नहीं होता। वक्त आगे बढ़ने लगता है
और एक ऐसी रात फिर से आ जाती है। उस रात में जो लड़की थी वो आराम से सोई हुई थी और इस बीच में बिल्कुल कमरे के अंदर अंधेरा हो रहा था। दादा अचानक से उठता है। उठने के बाद उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, उसके साथ गंदगी हरकत करना शुरू कर देता है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब दादा के तन पर कोई कपड़े नहीं थे। वो बिना कपड़ों के बिल्कुल न्यूड अवस्था में हो जाता है। इस बीच में लड़की उठती है। उठने के बाद तुरंत ही उसे लाइट जलाती है। लाइट जलाने के बाद शोर मचाती है। कहती है कि दादी तुम जो कहती थी ना, मैं मेरे ऊपर तुम लांछन लगा रही थी, देखो ये दादा क्या कर रहे हैं। जब दादा को नग्न अवस्था में उसने दिखाया तो दादी खुद पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हाथ जोड़ते हुए कहती है कि बेटा यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये वो उस रात की यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। उस रात तो लड़की वो शांत हो जाती है, लेकिन उसका शांत रहना ही शायद उसके लिए सबसे बुरा दिन था, सबसे बुरी रात थी। इसके बाद जब दादी घर में नहीं होती, सबसे बुरी बात यह थी जब दादी घर में नहीं होती तब दादा उसके साथ वही गंदा काम, वही घिनौना काम करने की कोशिश करता रहता था। वही उसके अंगों के साथ खेलने की कोशिश करता था और ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं। जब 6 महीने हो जाते हैं, उस लड़की ने हर रात बचने की कोशिश करती थी। वह हमेशा यही दुआ करती थी कि बस जितनी जल्दी हो सके ताकि यह रात किसी तरह से गुजर जाए। और यह खासकर यह जब भी मौके होते थे जब दादी घर पे नहीं होती तब उसका दादा उसके साथ ऐसी ही गंदी हरकत करता था। लेकिन एक दिन ना जाने कहाँ से उस लड़की के अंदर इतना हिम्मत आ जाती है कि वो अपने दादा से कहती है, अगर तुमने मेरे साथ आगे से इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की तो देख लेना, मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारी जाकर शिकायत कर दूंगी और फिर देखना तुम्हें जेल हो जाएगी। जब इस तरह की बात लड़की ठीक से 13 साल की या पौने 14 साल की आसपास हुई थी, लेकिन जो उसके शरीर थे, उसके शरीर का अंग था, बदलाव जिस तरह से हो रहा था उसको देखकर ऐसा लगता था कि वह 13.5 साल या पौने 14 साल के आसपास की लड़की, बल्कि ऐसा लगता था देखकर जैसे वो 18 साल से ऊपर की उम्र की लड़की है। अब इस बीच में दादा डर जाता है। दादा ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं पुलिस के हवाले हो जाऊंगा, जेल में ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, फिर क्या होगा। इस बीच में उस लड़की की शादी तय कर दी जाती है और शादी की तारीख रखी जाती है 27 जून 2016। उसके लिए शादी की सब तैयारी चल रही थी। हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, मेहमानों का कार्ड बांटना, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन इस बीच में शादी से ठीक एक दिन पहले लड़की यहाँ से निकलती है, क्योंकि एक एनजीओ के वो संपर्क में आ जाती। एनजीओ ने उसे पूरी तरकीब बताई कि बेटा ये लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। जब तक तुम आगे नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लड़की सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर अपने दादा की पूरी कहानी बताती है। और जब कहानी बताती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसके दादा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है और जो लड़की होती है उसको शेल्टर होम में रखा जाता है तब तक कि उसकी उम्र 18 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती। और जैसे ही उस लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट होती है, उसके बाद वो एक एनजीओ से जुड़ जाती है और एक एनजीओ से जुड़ने के बाद वो सेल्फ डिफेंस का कोर्स करती है और भविष्य में ऐसी लड़कियों को कुछ ऐसी तरकीब सिखाती है, अगर कभी भी तुम भविष्य में कोई दिक्कत, कोई परेशानी में आ जाओ तो किस तरह से अपना बचाव करना है। अब उस लड़की से एनजीओ जो काम लेता है, बस यही काम लेता है कि वह ताकि और लड़कियों को यह संदेश दे सके, एक मैसेज दे सके। जो काम उस लड़की ने किया था 6 महीने के बाद
काश उसने 6 महीने पहले ही कर दिया होता तो शायद लड़की के साथ ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। जो दादा वो जेल चला जाता है, उसके कुछ दिन बाद उसको ज़मानत मिल जाती है और ज़मानत मिलने के बाद उसकी नेचुरली ही डेथ हो जाती है। यानी कि दादा उसका मर जाता है, लेकिन जो उसकी छोटी बहन होती है उसकी बताया जाता है कि कहीं शादी हो जाती है, लेकिन जो भाई होता है उसका छोटा, वो छोटे भाई की दादी के साथ है, वो उसका जीवन यापन चल रहा है। वह लड़की फ़िलहाल एनजीओ से जुड़ी हुई है और लड़कियों को वह संदेश देती है कि आपको अपना बचाव करना है जब आप कहीं बुरी मुसीबत में फंस जाएं। उस लड़की की मां ने 3 शादियाँ की थी और दादा उसके लगभग 6 महीने तक उसके साथ ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य करते चले आ रहे थे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम की उद्देश्य ये है कि आपको परेशान करने की नहीं, ना ही आपको बहलाने फुसलाने की, सिर्फ आपको जागरूक करने की और सचेत करने की। और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।